30 जून 2021 आज की तारीख है। आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। डेली 30 हम लोग करने जा रहे हैं। आप लोग अपने अपने उत्तर देने के लिए तैयार रहिए। कल से जुलाई का डेली 30 स्टार्ट हो जाएगा। जिन लोगों ने एडमिशन ले लिया है उनको ग्रुप में शामिल कर दिया गया है, या जो लोग बचे हैं उनको आज रात तक या कल सुबह तक शामिल कर दिया जाएगा, और वो लोग बहुत परेशान ना हो। जिन लोगों ने एडमिशन नहीं लिया है तो उनसे कोई शिकायत नहीं है, और वो बिल्कुल ये ना सोचेंगे कि वो अब एडमिशन नहीं लिया, 100 रुपए का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया तो वो बात करना बंद कर दे, या ऐसा कुछ नहीं। सारी चीजें उनके लिए हैं, लेकिन कुछ जो ऐप के माध्यम से ये सारी चीजें मिलती हैं वो उनको नहीं मिलेंगी, और हो सकता है कि वीडियोस भी उनको अब ना मिले। कारण उसका ये है कि जो लोगों ने सब्सक्राइब किया है तो वो लोग मूर्ख नहीं है, वो लोग भी थोड़े बहुत बुद्धिमान तो है ही हैं, तो सारी चीजें सबको नहीं दी जा सकती। और कोई बात नहीं है, चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न हम लेते हैं। आज का जो टॉपिक है उसमें पर्वत पर हम डिस्कशन करेंगे। पर्वत, पठार और मैदान, ये 3 टॉपिक होते हैं, तो पर्वत पर कर लेंगे, फिर पठार और मैदान हम आगे कर लेंगे। समस्त भूपटल के कितने भाग पर पर्वत एवं पहाड़ियों का विस्तार है? ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, और लगभग 26% भाग पर ये विस्तार पाया जाता है। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है, याद कर लीजिए इसको बिल्कुल सही से। और अगर देखा जाए तो ये पर्वत द्वितीय श्रेणी के उच्चावच है, महाद्वीप और महासागर प्रथम श्रेणी के उच्चावच होते हैं, और समस्त भूपटल के 26% भागों पर ये पाए जाते हैं। और यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि पर्वत अपने समीपवर्ती धरातल से सामान्यतः 1000 मीटर से अधिक ऊंचे ऐसे भाग होते हैं जिनका ढाल तीव्र होता है और शिखर संकुचित होता है। ये पर्वतों की परिभाषा होती है, ठीक है। और जो 1000 मीटर से कम जिनका होता है उनको पहाड़ी की संज्ञा दे दी जाती है। अगला जो प्रश्न है, संकीर्ण एवं ऊंची पहाड़ियों के क्रमबद्ध स्वरूप को पर्वत कटक कहा जाता है। पर्वत कटक देखिए यहाँ लिख गया है। कभी कभी ऐसा भी लिखा आपको मिलेगा, लेकिन नॉर्मली आपको रिज लिखा मिलेगा। इंग्लिश मीडियम वाले ध्यान दें, यहाँ पर रिज लिखा मिलना चाहिए, ठीक है ना। तो ये माउंटेन रिज होगा, ये पर्वत कटक ऐसे हो गया है, लेकिन ये माउंटेन रिज ध्यान रखिएगा। और कटक का एक तरफ का जो ढाल है, यानी कि रिज का जो एक तरफ का ढाल है वो तीव्र, और दूसरी तरफ का ढाल जो होता है वो नॉर्मल होता है। ये 2 बातें यहाँ पर दी हुई हैं, और इसमें दोनों की दोनों बातें यहाँ पर क्या है, अब बताइए। पहला तो सही है और दूसरा भी सही है, तो सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। संकीर्ण और ऊंची पहाड़ियों का जो क्रमबद्ध स्वरूप है उसी को रिज कहा जाता है। यहाँ पे ग्रेजुअल फॉर्म ऑफ नैरो एंड हाई हिल्स इज कॉल्ड माउंटेन रिज, इसको माउंटेन रिज करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्वत श्रेणी में सम्मिलित किया जाता है माउंटेन रेंज। यहाँ पे देखो हिंदी इंग्लिश में थोड़ा सा कंफ्यूजन आपको होगा। अभी रेंज श्रृंखला भी होगी, और रेंज जो अभी मैं आगे आपको बता रहा हूँ, दो दो वहीं पर मैं आपको समझा दूंगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये ध्यान रखिए कि पर्वत श्रेणी में किसको किसको शामिल किया जाता है, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो पर्वत श्रेणी में जो शामिल किया जाता है उसमें जो शिखर, जो पीक्स होती हैं, जो रिज होती हैं और जो वैली होती है, इन सबको शामिल किया जाता है, और डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। ये सभी सही है। अगला जो प्रश्न है उसको देखने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये एक ही काल में निर्मित होते हैं, एक ही काल में, है ना। एक ही काल में सेम पीरियड इनका होना चाहिए, ये ध्यान रखना है आपको। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? पर्वत श्रृंखला, ये रेंज दिया है। पर्वत तंत्र, यहाँ सिस्टम। और पर्वत श्रेणी, यहाँ पर भी रेंज दिया है। अब यहाँ पर ये सीरीज भी हो सकता है, पर्वत श्रेणी जो श्रृंखला है ये सीरीज भी हो सकता है, लेकिन ऐसा मिलता है, कई बार ऐसा मिलता है। और ये रॉकीज, ये रॉकी, ROCKY, रॉकी, ये कई बार ऐसा ये आपको मिल जाएगा रेंज, और ये जो सिस्टम है इसमें, है ना, सीरीज में। तो ये ध्यान रखिएगा। तो पर्वत श्रृंखला राकीज, क्या ये सही है? राकीज एक पर्वत श्रृंखला है, बिल्कुल सही है। पर्वत तंत्र यानी माउंटेन सिस्टम या प्लेसियन है, और पर्वत जो श्रेणी है वो हिमालय पर्वत है। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये होता क्या है ये भी थोड़ा सा जान लीजिए। पर्वत तंत्र विभिन्न पर्वत श्रेणियों का समूह, है ना, लेकिन इसमें एक ही युग के निर्मित पर्वत। जो पर्वत श्रृंखला है इसमें लंबे एवं सक्रिय पर्वतों का समानांतर विस्तार पर्वत श्रृंखला या पर्वतमाला ये कहा जाएगा, जैसे एप्लेशियन है। और ये क्या, ये भी एप्लेशियन पर्वत तंत्र भी एप्लेशियन, एप्लेशियन पर्वत तंत्र का भी उदाहरण है ना। और पर्वत श्रेणी एक ही काल में निर्मित पहाड़ों एवं पहाड़ियों का ऐसा क्रम जिसमें ऐसा ये सीक्वेंस पाया जाएगा, ऐसा क्रम पाया जाएगा जिसमें शिखर, कटक, घाटियां सब पाई जाएंगी, तो इनको पर्वत श्रेणी कहते हैं। नेक्स्ट,
अगला जो प्रश्न है, जब विभिन्न युगों में निर्मित पर्वत श्रेणियां, पर्वत श्रृंखलाएं और पर्वत तंत्र एक साथ ही बिना किसी क्रम के विस्तृत होते हैं, कोई क्रम नहीं पाया जाता, कोई सीक्वेंस नहीं पाया जाता, कोई ऑर्डर नहीं पाया जाता, तब उसको क्या कहा जाता है? तो यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा, उनको कार्डिलेरा कहा जाता है, कार्डिलेरा कहा जाता है ना। सीरीज है, माउंटेन सीरीज, माउंटेन रेंज, माउंटेन सिस्टम सब मिल रहे हैं, लेकिन उसमें वो अलग अलग एज के हैं, विभिन्न युग के हैं, अलग अलग एज है उनकी, और विदाउट एनी ऑर्डर, यानी कि कोई क्रम नहीं है उसका, तो इसको कार्डिलेरा कहा जाता है। कार्डिलेरा की परिभाषा इंपॉर्टेंट है, कभी कभी मेंस में भी आपसे पूछी जाएगी। रॉकीज, अपलेशियन, एंडीज और एटलस उपर्युक्त पर्वत किस प्रकार के पर्वतों के उदाहरण हैं? आंतरिक हैं, तटीय हैं, संग्रहित हैं, कैसे? इनर, कोस्टल, स्टोन, कैसे माउंटेन है ये? तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, ये सभी कोस्टल माउंटेन है, ये तटीय पर्वत है, ठीक है। एक्सट्रीमली सॉरी। तो ये पर्वत महाद्वीपों के किनारे पर स्थित है, महासागरों के समानांतर बिल्कुल पाए जाते हैं। आप बिल्कुल तट पे देखेंगे तो तटों पर जो स्थित पर्वत है, जैसे पश्चिमी घाट अपने यहाँ है, इस तरीके से। तो ये जितने भी आप देखेंगे मैप में, अपलेशियन है और एंडीज है दक्षिण अमेरिका में, राकीज आपको मिलेगा, उत्तरी अमेरिका में अपलेशियन राकीज ये मिलेंगे, तो ये सब तटों पर पाए जाने वाले हैं। निम्नलिखित में से असत्य कथन की पहचान कीजिए। ब्लॉक या अवरोधी पर्वतों का निर्माण तनाव की शक्तियों द्वारा होता है, बिल्कुल सही है। ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत राइन नदी भूभ्रंश के पश्चिमी स्थित है। अवरोधी पर्वतों का निर्माण दरार या भ्रंश के कारण होता है। कैसे होता है? ये मतलब फ्रैक्चर्स के कारण या क्रैक्स जो पड़ जाते हैं उनके कारण होता है, ऐसा कहा जा रहा है, तो ये तो सही है। लेकिन ब्लैक फॉरेस्ट जो पर्वत है वो राइन नदी भूभ्रंश घाटी जो है उसके पश्चिम में नहीं, उसके पूर्व में स्थित है। किधर स्थित है? उसके पूर्व में स्थित है, ये ध्यान रखिएगा। अवरोधी पर्वतों का निर्माण दरार और भ्रंश के कारण होगा, और ये जो है ये मतलब इनका मेज के समान ये होते हैं। जैसे वासजेस को अगर लेंगे, वासजेस रेंज यूएसए की, यूरोप महानदी, यूरोप महाद्वीप में आप देखेंगे तो राइन नदी भूभ्रंश घाटी के पश्चिम में मिलेगी और वासजेस आपको पूर्व में मिल जाएगा। तो यही सही नहीं है, बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि गलत पूछा जा रहा था, ठीक है। की व्याख्या में आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस पर्वत को संग्रहित पर्वत के नाम से भी जाना जाता है? स्टोन माउंटेन के नाम से भी किसको जाना जाता है? तो जो वोल्केनिक माउंटेन्स होते हैं, ज्वालामुखी पर्वत होते हैं, उनको कहा जाता है संग्रहित पर्वत। संग्रहित पर्वत ज्वालामुखी पर्वत को कहा जाता है। ज्वालामुखिता हुई और आके फिर जम गया पूरा, जैसे सस्ता है, वुड है, रेनियर है, म्यान है, तो इनका स्थान भी इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखिएगा। डेली 30 का मतलब एक चीज और समझा करिए कि कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, तो उन क्वेश्चंस को आप उस टॉपिक में जाके उस तरीके से और भी क्वेश्चंस पढ़ लिया कीजिए, ठीक है। तो अब ये जैसे ये हर एक जो यहाँ पे दिए हुए उदाहरण, ये उदाहरण हर एक एग्जाम्पल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, हर एक एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण नहीं है? यानी कि कौन सा रेजिडुअल माउंटेन नहीं है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो इसमें आपको पता है कि जो पूर्वी घाट पठार है, पश्चिमी घाट है, अरावली है, ये सब रेजिडुअल है, लेकिन जो हिमालय है वो नहीं है, तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। हिमालय जो है वो अवशिष्ट पर्वत नहीं है, रेजिडुअल नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। और रेजिडुअल माउंटेन होते क्या है, अवशिष्ट पर्वत क्या होते हैं, वल्लित पर्वत क्या होते हैं, इन सब की परिभाषा भी आपको पता होना चाहिए। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? जैसे मैंने अभी बताया था ना, फ्यूजियामा जापान, पेपोकाटिपेटल मैक्सिको, विसुवियस ब्राजील और एकांकागुआ चिली। ये विसुवियस ब्राजील में कब से होने लगा? विसुवियस ब्राजील में तो नहीं है, ये इटली में है। राहुल गांधी जी की जो श्री श्री 1008 श्री है, उनके ननिहाल में ये पड़ता है। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, विसुवियस ब्राजील। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला जो प्रश्न है, माउंट इटलिस पर्वत किस तरह का पर्वत है और कहाँ स्थित है? माउंट इटलिस पर्वत, सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि ये स्थित कहाँ है, स्विट्जरलैंड में। अब दो ऑप्शन यहाँ पर आ रहे हैं, अब आपको तय करना है ज्वालामुखी है या ब्लॉक पर्वत है। तो माउंट इटलिस पर्वत जो है ये एक वॉल्केनिक माउंटेन है, ठीक है, वॉल्केनिक माउंटेन है और ये स्विट्जरलैंड में स्थित है, तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, है ना। अब हो सकता है ज्वालामुखी दो जगह दिया होता हो, दो अलग अलग वो दिए होते, तो ये क्वेश्चन संभल के आपको टिक करने होते हैं, ऐसे नहीं कि कुछ भी गोला बना दिया। अगला जो प्रश्न है, माउंट ब्लैंक किस पर्वत श्रृंखला का सर्वोच्च शिखर है? तो माउंट जो ब्लैंक है वो आप जाएंगे जब आल्प्स पे, है ना, आल्प्स जो है, आल्प्स पर्वत पर 4807 मीटर की ऊंचाई पर जब आप जाएंगे तो सर्वोच्च शिखर आपको एक मिलेगा, माउंट ब्लैंक। तो ये आल्प्स का सर्वोच्च शिखर है, सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है, यूरोप में ये स्थित है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित पर्वत श्रृंखलाओं का लंबाई में सही अवरोही क्रम क्या है?
डिसेंडिंग ऑर्डर आपको बताना है कि सबसे बड़ा फिर उससे छोटा फिर उससे छोटा ऐसे बताना है। तो सबसे बड़ा अगर आपको पता है कि एंडीज, नाम तो एंड से शुरू होता है कि मतलब अगर वैसे देखें ई एन डी अगर करें वैसे ए से शुरू होता है, तो एंड से शुरू हो रहा है यानी समाप्त, लेकिन ये समाप्त नहीं सबसे बड़ा है। और एंडीज के बाद में आएगा रॉकी, और रॉकीज के बाद में जो श्रृंखला आएगी वो हिमालय। तो ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, लंबाई इसकी देख लेते हैं। एंडीज 7,000 किलोमीटर, रॉकी 4800 किलोमीटर और हिमालय 2400 किलोमीटर। इतने बड़े बड़े ये पूरी पर्वत श्रृंखलाएं हैं, ये पूरी रेंज इतनी बड़ी है, आप सोचिए। अगला जो यहाँ पे तो 5,000 स्क्वायर फीट में अगर किसी का मकान बना है तो बहुत घमंड, और पर्वत घमंड नहीं करता है। दक्षिण आस पर्वतमालाएं ऑस्ट्रेलिया में स्थित है, असत्य कथन बताना है। व्हाइट पर्वत यूएसए के कैलिफोर्निया में। भारत म्यांमार के बीच सीमा निर्धारण बर्मीज अराकान योमा पर्वत चाप द्वारा होती है ना? तो क्या ये सही है? और अफ्रीका का सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट किलिमंजारो तंजानिया में। ये भी सही, ये भी सही, ये भी। यहाँ पे आइए, दक्षिण आल्प्स पर्वत जो श्रृंखलाएं ये ऑस्ट्रेलिया में नहीं है, ये न्यूजीलैंड में है ना? बहुत कुछ ये जब यूरोपीय गए तो आप वही नाम अलग अलग जहाँ पे उपनिवेश था रखना चालू किया था इन्होंने, तो ये न्यूजीलैंड में जब उपनिवेश वहां पे था तो उसका नाम इन्होंने रख दिया था। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये ऑस्ट्रेलिया में नहीं है, ये न्यूजीलैंड में है, क्योंकि यही गलत दिया हुआ है। सही सुमेलित युग्म नहीं है, आपको बताना है कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं। सर्वोच्च चोटी और महाद्वीप दिया है, माउंट मिशेल अप्लेसियन है ना? महाद्वीप यहाँ पे एक देखिए ये अप्लेसियन दे दिया है जबकि और सब महाद्वीप दिए हुए हैं। ऐसा भी कभी कभी देखिए ये मुझसे मिस्टेक हुई है, लेकिन अब देखिए हो सकता है यहाँ पे ये चीज अगर ना ब्रैकेट में लिखी होती तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन ये लिखी हुई है। तो इसमें देखिए माउंट मिशेल जो है, माउंट मिशेल ये अप्लेसियन का है, सही है। एकांगुआ दक्षिण अमेरिका का है, ये भी सही है। दक्षिण अमेरिका का एकांगुआ है, क्या ये सही है? नहीं। माउंट एवरेस्ट एशिया का है, ये तो सही है। और माउंट एल्बर्ट दक्षिण अमेरिका का है, क्या ये सही है? कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है ये बताना है। तो एकांगुआ दक्षिण अमेरिका का है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। और दक्षिण अमेरिका में एक ये माउंट एल्बर्ट दिया है, ये गलत हो जाएगा। जब एकांगुआ दिया हुआ है दक्षिण अमेरिका का तो दक्षिण अमेरिका का यही हो जाएगा। और जो एल्बर्ट है माउंट एल्बर्ट, माउंट एल्बर्ट उत्तरी अमेरिका का अगर दिया होता तो सही होता। तो इसका सही उत्तर यही हो जाएगा, माउंट एल्बर्ट या दक्षिण अमेरिका गलत दिया हुआ है। ठीक है, बाकी आप इसको तैयार कर लीजिएगा। ये पूरी लिस्ट मैंने आपको दे दी है कि कौन से पर्वत कहाँ पर किस महाद्वीप में स्थित है और वो किस मतलब उनकी अवस्थिति किस माउंट पे है ना? मतलब वो सर्वोच्च चोटी कौन सी है, जो किस पर्वत की सर्वोच्च चोटी है, ये भी सुमेलित करने पे आपसे पूछ ली जाती है। अगला जो प्रश्न है, असुमेलित युग्म की पहचान करना है। मोनोलोवा, मोनोलोवा जो है ये हवाई द्वीप समूह, पोपा पर्वत म्यांमार, रेनियर कनाडा और विसुवियस इटली, ये दिया हुआ है। रेनियर जो कनाडा है, क्या ये सही है? इसका सही उत्तर सी हो जाएगा, क्योंकि ये सही नहीं है। रेनियर जो है ये यूएसए में है, कनाडा में नहीं है। कहाँ पर है? यूएसए में। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, रेनियर कनाडा गलत दिया हुआ है, रेनियर यूएसए में। अगला जो प्रश्न है, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8,448 मीटर है, थोड़ा ध्यान से इसको पढ़िएगा। और दूसरा जो प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है उसको दूसरा स्टेटमेंट जो है, माउंट एवरेस्ट भारत और बांग्लादेश की सीमा पर स्थित है। माउंट एवरेस्ट भारत और बांग्लादेश, दूसरा भी गलत है, पहला भी गलत है। पहले में गलती ये है 8,848 होना चाहिए, तो पहला गलत हो गया, दूसरा भी। तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। और ये नेपाल तिब्बत सीमा पर स्थित है ना? और म्यांमार ऐसा नहीं कहेंगे इसको। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा तटीय पर्वत का उदाहरण है? रॉकीज, अप्लेसियन, एंडीज या उपयुक्त सभी? फिर से वैसे ही प्रश्न आ गया ये, और ये बिल्कुल सही है डी, कि सभी के सभी इसमें तटीय पर्वत के उदाहरण है। ऐसा भी पूछा जा सकता है। ठीक है, और तटीय पर्वत जो होते हैं वो महाद्वीपों के किनारे महासागरों के समानांतर पाए जाते हैं। उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी तट पर रॉकीज, पूर्वी तट पर अप्लेशियन, दक्षिण अमेरिका में ये एंडीज पाया जाएगा जो कि सबसे बड़ा है, ये पूरा रेंज ही है। और यूरोप में आप देखेंगे दक्षिणी किनारे पर अल्पाइन, और अफ्रीका के उत्तर पश्चिमी किनारे पर एटलस पर्वत ये पाए जाएंगे। तो इनको तैयार कर लीजिए। अगला जो प्रश्न है, सुमेलित युग्म की पहचान कीजिए। पर्वत तंत्र विभिन्न पर्वत श्रेणियों का समूह जिसमें एक युग के पर्वत, माउंटेन जो सिस्टम होता है, ग्रुप ऑफ डिफरेंट माउंटेन्स रेंजेस कंसिस्टिंग ऑफ माउंटेन्स ऑफ एन इरा, एक ही युग के पर्वत इसमें होंगे। और ये जो पर्वत वर्ग है, पर्वत वर्ग जब पर्वतों का समूह एक गोलाकार रूप में विस्तृत होता है ना, सर्कुलर फॉर्म में जब ये होता है तब। तो ये दोनों के दोनों जो स्टेटमेंट यहाँ पर दिए हुए हैं, ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही दिए हुए हैं, ऐसे ही होता ही है। और इसको यहाँ पर देखें तो पर्वत तंत्र ये विभिन्न पर्वत श्रेणियों का समूह होगा, लेकिन एक ही युग में निर्मित पर्वत होंगे, जैसे अप्लेशियन। ऐसे पर्वत वर्ग जो होगा गोलाकार रूप में विस्तृत होगा ये,
और उसकी श्रेणियां एवं कटक असमान रूप से विस्तृत होंगे और उसमें उसे पर्वत वर्ग की संज्ञा हम दे देंगे, ठीक है ना, पर्वतों का ये समूह। लेकिन यहाँ पर शर्त होगा एक ही युग में, जो पर्वत तंत्र है उसमें माउंटेन सिस्टम जो होता है। और अंतिम प्रश्न है इस टॉपिक पे, संकीर्ण एवं ऊंची पहाड़ियों के क्रमबद्ध स्वरूप को क्या कहा जाता है? तो संकीर्ण और ऊंची पहाड़ियों का क्रमबद्ध स्वरूप अभी एक व्याख्या में हमने देखा था, उसको हम कहते हैं माउंटेन ब्रिज, पर्वत कटक कहते हैं। ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। करंट अफेयर के प्रश्नों को अगर हम देखें तो प्रधानमंत्री सूक्ष्म उद्योग उन्नयन योजना कब प्रारंभ की गई थी? ये चर्चा में क्यों आई, ये मैं आपको बता दे रहा हूँ कि लास्ट ईयर जब लॉकडाउन चल रहा था तो लॉकडाउन के दौरान आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत इसको शुरू किया गया। तो अभी एक साल पूरे हुए, 29 जून 2020 को इसको शुरू किया गया था। डेट इंपॉर्टेंट है, पूछी जा सकती है ना। तो 29 जून 2021 को एक साल पूरे हुए हैं। 35 राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों में ये चल रही है, कार्यान्वित की जा रही है। कॉफी फैमिली की वर्ग से संबंधित एक नई प्रजाति पायरोस्ट्रिया लालजी कहाँ पर खोजी गई है? इसकी खोज कहाँ की गई है? ये एक न्यू स्पीसीज है पायरोस्ट्रिया लालजी, और ये कॉफी फैमिली से बिलोंग करती है। तो ये अंडमान द्वीप समूह में खोजी गई है। सी ऑप्शन इसका करेक्ट है, ठीक है। और अंडमान और द्वीप समूह, निकोबार जो द्वीप समूह है 572 द्वीपों का समूह है, जो भारत में पौधों की विविधता के मामले में बहुत ही रिच है, बहुत ही रिच है, यूनिक है। इतनी ज्यादा समृद्धि और कहीं नहीं पाई जाती है। प्रॉस्पेरिटी बहुत ज्यादा है, डाइवर्सिटी यहाँ पर बहुत ज्यादा है इस मामले में, मतलब पौधों के मामले में विविधता बहुत ज्यादा है। फुकुओका पुरस्कार 2021 अभी दिया गया है। उस पुरस्कार के अंतर्गत 3 श्रेणियों में पुरस्कार दिए गए हैं। उनमें से ग्रैंड प्राइज किससे प्रदान किया गया है? तो ग्रैंड प्राइज जो प्राप्त किया है वो पी साईनाथ है। और पी साईनाथ जो है वो इम्पोर्टेंट ये है कि ये, एक तो ये जानना है आपको, ये पत्रकार है ना, और ये पी साईनाथ जो है ये भारत से बिलोंग करते हैं, इस कारण से ये इम्पोर्टेंट है। और इसमें जो तीसरी, और ये जो 2 लोग हैं किसिमोतो मियो और प्रबदा यून, इनको भी पुरस्कार मिले हैं। तो यहाँ पर तो उत्तर ये हो जाएगा, लेकिन जो साईनाथ है इनको ग्रैंड प्राइज दिया गया है, किसिमोतो मियो को ये अकादमिक पुरस्कार, और थाईलैंड की हैं फिल्म निर्माता प्रबदा यून, इनको कला और संस्कृति के क्षेत्र में दिया गया है। और ये प्रोफेसर किसिमोतो मियो जो है ये जापान से इनका संबंध है, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और अब तक 11 भारतीयों को फुकुओका पुरस्कार दिया जा चुका है। लिस्ट जानना जरूरी नहीं है, इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, ये भारतीय है इसलिए ये इंपॉर्टेंट है कि आप ध्यान रखें कौन सा पुरस्कार इनको दिया गया है। तो ये ग्रैंड प्राइज इनको दिया गया। अग्नि पी या प्राइम मिसाइल की मारक क्षमता कितनी है? अभी अग्नि प्राइम मिसाइल का डेवलपमेंट किया गया है, और अग्नि प्राइम मिसाइल नई पीढ़ी की परमाणु सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल है। इसकी मारक क्षमता कितनी बताइए आप लोग? तो 1000 से 2000 किलोमीटर के बीच में इसकी मारक क्षमता है। 5000 अग्नि 5 की है, 5000 से अधिक मत मारिएगा इसको। तो ये नई पीढ़ी की परमाणु सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल है, और डीआरडीओ द्वारा इसका भी परीक्षण किया गया। और ये कनिस्त्रीकृत मिसाइल है ना, कनिस्ट्राइज ये मिसाइल है। और इसकी मारक क्षमता जो है, इसकी जो रेंज है वो 1000 से 2000 किलोमीटर के बीच में है। ये बहुत सही से याद रखिएगा, यहीं से प्रश्न बनेगा। मिसाइलों का जो कनिस्त्रीकरण है, ये मिसाइल को लॉन्च करने में लगने वाले जो आवश्यक समय है उसको कम करता है, और इसके भंडारण और गतिशीलता में सुधार करता है। ये भी इसका इंपॉर्टेंस है, ये ध्यान रखिएगा। 2DG ऑरल ड्रग का विकास किस संगठन द्वारा किया गया है? 2DG ऑरल ड्रग है क्या, ये मैं भी आपको बता रहा हूँ, लेकिन इसका विकास डीआरडीओ रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के द्वारा किया गया है। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। और ये डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरी ने अभी इसको लॉन्च करने की घोषणा की है। ये कोरोना वायरस रोगियों के उपचार के लिए सहायक चिकित्सा थेरेपी के रूप में आपातकालीन उपयोग के लिए अभी इसको अनुमति प्रदान की गई है। अगर इसको दिया जाता है, ओरली दिया जाना है, पाउडर के रूप में ये आती है, तो पानी में घोलकर जब मुंह के माध्यम से इसको कोई लेगा तो संक्रमित जो कोशिकाएं हैं वहां पर ये जाएगी, तो ये क्या करेगी, वायरस के संश्लेषण और ऊर्जा उत्पादन को रोकेगी, जिससे जो व्यक्ति है वो जल्दी सही हो जाएगा। मरीज के ठीक होने का जो औसत समय है वो 2.5 दिन, इसमें मतलब समय को 2.5 दिन, और ऑक्सीजन की मांग को 40% तक ये कम कर देगा। जैसे ऑक्सीजन की जो कमी हो रही है, वो ऑक्सीजन डिमांड 40% जब डाउन हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी, तो इससे क्या होगा, ऑक्सीजन लेवल जल्दी घटेगा नहीं, बॉडी कम ऑक्सीजन पे भी काम कर सकेगी, और रिकवरी टाइम जो है उसको ये कम करेगा, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। अगला जो प्रश्न है, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा जल विद्युत हाइड्रो इलेक्ट्रिक बहतान बांध किस नदी पर स्थित है? जल विद्युत बहतान बांध, ये बहतान नाम है इसका बांध का, किस नदी पर ये स्थित है?
और ये चाइना में डेवलप हो रहा है, मैं आपको हिंट दे रहा हूँ। और वहाँ की एक नदी है यांगसी, यांगसी नदी नहीं, यांगसी की एक सहायक नदी है जिन्सा नदी, जिन्सा नदी पर इसको डेवलप किया जा रहा है। और ये विश्व का दूसरा सबसे बड़ा जल विद्युत बांध है। पश्चिमी चीन में ये निर्माणाधीन है अभी, और ये जिन्सा नदी पर बनाया जा रहा है। 289 मीटर ऊंचा ये बांध है। बड़ा उत्पादन भी इसमें होगा, 10 लाख किलोवाट इसकी क्षमता होगी। और 2003 से ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ था। थ्री गॉर्जेस डैम विश्व का सबसे बड़ा हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना आप। अगला जो प्रश्न है, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन में वर्तमान में कितने सदस्य देश हैं? क्यों ये प्रश्न आया है, मैं आगे अभी आपको बता रहा हूँ। अमेरिका का एक कानून चर्चा में आया है इसलिए। तो कितने सदस्य देश हैं? तो वीपो में इस समय सदस्य देशों की बात की जाए, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो ऑर्गेनाइजेशन है, तो उसमें 193 ये सदस्य हैं, 193 इसमें सदस्य हैं। ठीक है, 193 सदस्य हैं। इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी और ले लें तो 1967 में इसको स्थापित किया गया था, और 193 इसमें देश हैं। और ये है क्या, बौद्धिक संपदा क्या होती है? एक संपत्तियों की एक ऐसी श्रेणी होती है जिसमें मानव बुद्धि द्वारा रचित जो भी चीजें हैं, ह्यूमन इंटेलिजेंस के द्वारा जो क्रिएट की जाती है वो चीजें, जैसे कॉपीराइट्स हैं, पेटेंट्स हैं, ट्रेडमार्क्स हैं, इन सबको शामिल किया जाता है ना। ट्रेड सीक्रेट, प्रचार अधिकार, नैतिक अधिकार, अनुचित प्रतिस्पर्धा के खिलाफ जो अधिकार है, इस तरीके के राइट्स ये देता है, ये राइट्स ये देता है। तो ये ध्यान रखिएगा। अब जो क्यों यहाँ पर प्रश्न सेट किया गया, डिजिटल मिलेनियम कॉपीराइट एक्ट, ये किस देश से संबंधित है? मैंने उत्तर पहले ही बता दिया है। तो ये संबंधित है अमेरिका से। तो अमेरिका का जो डीएमसीए है, ये वहां चर्चा में आया है। और हुआ ये था कि वहां पर अभी ये डीएमसीए 1998 का है, 1998 का, उसका उल्लंघन करने के कथित रूप से जब एक मामला उल्लंघन करने का प्राप्त हुआ, तो एक नोटिस पर केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री के ट्विटर अकाउंट को 1 घंटे के लिए लॉक कर दिया गया वहां पे अमेरिका में। तब ये चर्चा में आया। और ये बौद्धिक संपदा को मान्यता देने वाला विश्व का पहला जो शुरुआती कानून थे उनमें से एक है। ठीक है, बाकी ये सारी चीजें आप जानते ही हैं। और डिजिटल सामग्री के लिए आवश्यक अंतर्राष्ट्रीय कानूनी सुरक्षा भी ये प्रदान करता है। आईपी को सुरक्षा प्रदान करता है, बौद्धिक जो संपदा है उसको सुरक्षा प्रदान करता है। अगला जो प्रश्न है, साइबर कैपेबिलिटी एंड नेशनल पावर रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई है? साइबर कैपेबिलिटी यानी कि साइबर सुरक्षा या साइबर कैपेबिलिटी के क्षेत्र में ये जो रिपोर्ट बनाई गई है, इसमें देखा जा रहा है कि कौन सा देश मतलब कितना पावर रखता है साइबर के मामले में, अपने डेटा को बचाने में, साइबर सिक्योरिटी कितनी है, इन सब मुद्दों पे। तो ये इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटेजिक स्टडीज के द्वारा ये जारी की गई है। और इसमें पाया ये गया कि जो साइबर इकोसिस्टम है, साइबर इकोसिस्टम और इसकी सुरक्षा के और इसकी मतलब जो आर्थिक प्रतिस्पर्धा, सैन्य मामले, इन सब चीजों का जब विश्लेषण किया गया तो 3 स्तरों में देशों को डिवाइड किया गया, 3 श्रेणियों में, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 में डिवाइड किया गया। तो प्रथम श्रेणी में विश्व की जो अग्रणी ताकत है उनको शामिल किया गया, और इसमें एकमात्र देश ऐसा निकला जो अमेरिका है, अमेरिका को शामिल इसमें किया गया। बाद में द्वितीय श्रेणी में ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, चीन, फ्रांस, इजराइल, रूस और यूनाइटेड किंगडम ये सब शामिल हैं, जो कि इस मामले में साइबर के क्षेत्र में अपना कुछ पावर रखते हैं। और जब पावर की बात की गई तो तृतीय श्रेणी में भारत अपना आता है ना। भारत, इंडोनेशिया, ईरान, जापान, जापान भी देखिए इसी में है, मलेशिया, उत्तर कोरिया, वियतनाम, वियतनाम देखिए, जितने भी हाईटेक टेक्नोलॉजी के आप जो इंस्ट्रूमेंट देखेंगे आपको वियतनाम में बने हुए मिल जाएंगे। जितने अच्छे फोन आप देखेंगे उनकी मैन्युफैक्चरिंग वियतनाम में होगी। टेक्नोलॉजी के मामले में बहुत आगे, लेकिन इसमें पावर के मामले में जब देखा गया, साइबर वाले पावर के मामले में, तो ये तीसरी कैटेगरी में आ रहा है, भारत भी इसी में है। तो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटेजिक स्टडीज ने इसको क्या किया है, तैयार किया है रिपोर्ट। और अंतिम प्रश्न है, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 29 जून को मनाया जाता है। महालनोबिस मॉडल को तृतीय पंचवर्षीय योजना में लागू किया गया था। ये 2 स्टेटमेंट इनको करिए। एक सूचना आपको देनी है, कई लोगों ने जिनको कुछ दिक्कतें थी, कई लोगों की, तो उन्होंने हमको सफलता के लिए मैसेज किया, मुझसे बात की, तो हम लोगों ने मिलकर उनकी समस्या का समाधान किया है। सफलता अगर और भी कोई ज्वाइन करना चाहता है और महज पैसे की दिक्कत के कारण अभी पैसे नहीं है, बाद में होंगे तो दे देंगे, ईएमआई ऑप्शन उनके कार्ड पे नहीं ले रहा है, या कोई ऐसी समस्या हो, तो आप पर्सनली मुझे मैसेज कर सकते हैं, मुझसे बात कर सकते हैं। हम लोग कोशिश करेंगे कि उस समस्या का समाधान करें। 29 जून को जो स्टैटिस्टिक्स डे है, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस, ये मनाया जाता है।
बिल्कुल सही बात है। और महालनोबिस मॉडल को तृतीय पंचवर्षीय योजना में लागू किया गया है, गलत है, क्योंकि इसको द्वितीय पंचवर्षीय योजना में लागू किया गया था। ठीक है ना? और मैं आपको बताना चाहता हूँ इस बार की जो थीम है बहुत इंपॉर्टेंट है, सतत विकास लक्ष्य जो एसडीजी 2 है, भुखमरी उन्मूलन, खाद्य सुरक्षा, है ना, एरेडिक्शन ऑफ हंगर, अचीविंग फूड सिक्योरिटी एंड बेटर न्यूट्रिशन एंड प्रमोटिंग सस्टेनेबल फार्मिंग, ये जो है एसडीजी 2, उस उसके बारे में ये थीम है इस बार, है ना? तो एसडीजी 2 को प्रोत्साहन देना, उन चीजों को दूर करना, ये इसकी थीम है। पीसी महालनोबिस का सांख्यिकी में जो यहाँ पे योगदान था, जो कंट्रीब्यूशन था, इसी कारण से इनके जन्मदिन के अवसर पर इसको मनाया जाता है। 29 जो जुलाई है। और महालनोबिस द्वितीय पंचवर्षीय योजना में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी महालनोबिस ने, बहुत महत्वपूर्ण थे ये। भारत में तेजी से औद्योगिकरण की दिशा में वृद्धि के लिए उन्होंने प्रयास किए थे, और इन्हीं का महालनोबिस मॉडल था जो यूज किया गया था। ठीक है ना? तो ये ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है ना? और जो भारतीय सांख्यिकी संस्थान है 1931 में उन्होंने ही स्थापित किया था। ठीक है? तो भारतीय सांख्यिकी प्रणाली के वास्तुकार, उसके जनक के रूप में इनको जाना जाता है। और ये उन्हीं का बर्थडे होता है, उनकी जयंती होती है ना, 29 जून को, तो ये मनाया जाता है। चलिए, आप लोग जो ये समस्या है उसका समाधान अगर आपको करना है तो मुझे पर्सनली मैसेज करिए, ग्रुप में कोई जरूरत नहीं है करने की, आप व्यक्तिगत रूप से मुझे बताएं। अगर कोई पैसे की दिक्कत है तब भी, और ये जो भी है ना, आप अपने कार्य के प्रति ईमानदार हैं तो मैं आपके साथ हूँ। और अगर आप पढ़ना ही नहीं चाहते हैं तो भगवान भी आपकी मदद नहीं कर सकते। थैंक यू सो मच। कल से जो ये ग्रुप है व्हाट्सएप वाला, जून का, ये समाप्त करके जुलाई वाले ग्रुप में हम लोग इंटर करेंगे। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि जो लोग उसमें शामिल ना हो पाए वो हमको, जैसे उन्होंने यहाँ एडमिशन ले लिया है और शामिल नहीं है, तो सूचित जरूर कर देंगे पर्सनली। थैंक यू सो मच।